नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज हम स्वतंत्रता से पूर्व जितने भी भारत में शिक्षा संबंधित रिफॉर्म थे, आयोग थे, उनको जो है इस वीडियो में, इस क्लास में कवर करेंगे। तो आज की ये जो वीडियो है, क्लास है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो यूरोपीय देश हैं जो भारत में आए थे, उनके क्रम को देखेंगे, क्योंकि आगे चलकर जो एजुकेशन है उसमें भी इनका भी जो बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले पुर्तगाली जो कि 1498 में भारत में आए थे, जिसमें वास्को दी गामा 1948 में आने वाला फर्स्ट जो पुर्तगाली था। ठीक है। उसके बाद जो अंग्रेज़ थे वो 1600 ईस्वी में भारत में आए थे। आगे का क्रम देखें तो डच हैं जो कि 1602 में आए थे। उसके बाद डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में और स्वीडिश 1731 में आए थे। बहुत से क्वेश्चन जो हैं इन सभी से बनते हैं, बट आज हम जो एजुकेशन फील्ड है उसकी बात कर रहे हैं। तो आगे हम इसमें इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे अंत में जो है ये 1961 में गए थे। सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट जो है ये गए थे। अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे, डच नीदरलैंड से आए थे, डेनिश डेनमार्क से आए थे, फ्रांसीसी फ्रांस से आए थे और जो स्वीडिश हैं ये स्वीडन से आए थे। तो क्रम आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो रूल किया है वो अंग्रेजों ने किया था। व्यापार के लिए जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना भी की गई थी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज व्यापारियों ने 31 दिसंबर 1600 में जो है वो की थी। भाषा का माध्यम सरल बनाने के लिए इन्होंने अंग्रेजी को जो है वो इम्पोर्टेंस दी थी, ताकि जो भाषा का माध्यम है वो आसान हो सके। इसके लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट थे, उन्होंने जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। हम बोल सकते हैं कि वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने किया था, इसलिए उन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम सबसे पहले जो भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय उसकी बात करें तो वो तक्षशिला था, और आगे आधुनिक व पाश्चात्य शिक्षा जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसकी बात करें तो कलकत्ता मदरसा जो सबसे पहले खोला था, जो कि 1781 में खोला था, जिसे वारेन हेस्टिंग्स द्वारा खोला गया था, जिसमें उन्हें अरबी फारसी जो भाषा हैं उनकी शिक्षाएं दी जाती थी। हम बोल सकते हैं कि जो कामकाज की भाषा थी उस टाइम फारसी थी, क्योंकि उस टाइम जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका फ्लो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। तो तत्कालीन कामकाज की जो भाषा थी वो फारसी थी। पहले जो उसके नाजिम थे वो मुल्ला मुजदुद्दीन थे, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। मोस्ट इम्पोर्टेंट। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ये वारेन हेस्टिंग्स के ही सहयोगी थे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत की संस्कृति इतिहास को समझना था, उसको जानना था। इसमें उन्होंने बहुत सी जो भारत के इतिहास और संस्कृति की पुस्तकें थी उनका अनुवाद किया था। उनका मानना था कि जो भारत के ग्रंथ हैं उनमें बहुत सा जो इतिहास छिपा है, तो इसलिए उन्होंने जो है भारत के जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया था। ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, स्टार्टिंग में इसका नाम एशियाटिक सोसाइटी ही था। 1832 में जो इसका नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पड़ा था। तो अगर आप इसको भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। पुस्तकों को आगे देखेंगे। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया था। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। उसमें मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को जानना, उनका अध्ययन करना तथा प्रसार करना था। उसके आगे फोर्ट विलियम कॉलेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये भी कोलकाता में ही हुई थी, जो कि 1800 में हुई थी। इसकी स्थापना लॉर्ड वेवेल्जी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो कंपनी के असैनिक अधिकारी होते थे, मीन्स की जो क्लरिकल वर्क करते थे, उनके लिए जो है शिक्षा का प्रसार करवाना था। आगे चलकर 1802 ईस्वी में जो इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी 1784 में जो बनी थी, इसमें कुछ अनुवादित पुस्तकें हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनके जो भारतीय अनुवादक हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, और किसने जो है इनका अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सदस्य थे। तो इन्होंने जो है इनका अनुवाद किया था। तो कब किया था? सबसे पहले है श्रीमद् भगवत गीता, इसका 1784 में हुआ था। हितोपदेश इसका
1787 में ये भी चार्ल्स विल्किंस ने ही किया था। अभिज्ञान शकुंतलम इसका 1789 में, और गीत गोविंद इसका भी इन्होंने ही किया था। तो 1792 में जो है इसका अनुवाद किया था। भारतीय ऑथर कौन थे वो भी आपको पता होना चाहिए, बट इससे भी पहले भारत की एक पुस्तक है जिसका अनुवाद हो चुका था। तो मनुस्मृति का अनुवाद 1776 ईस्वी में एक कोड ऑफ जेंटल लॉ के नाम से जो है पहले भी हो चुका था, लगभग 10 साल पहले। और बाद में इसी सोसाइटी ने जो है इसका अनुवाद फिर से किया था, जिसमें इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉज के नाम से अनुवाद किया था। और इन्हें ही चार्ल्स विल्किंस और विल्सम जोन्स को ही भारत विषयक ज्ञान शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 1813 चार्टर एक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चार्टर एक्ट जो ब्रिटिश असेंबली होती थी, वहाँ पर 20 साल के लिए जो वो एक्ट पारित होता था। मीन्स कि 20 सालों के लिए जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था कि हमने जो उसमें क्या क्या करना है। तो इसमें भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए पूरे भारत में 1 लाख रुपए का जो है वो इस चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा जो है वो रखा गया था। तो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम का। 1 लाख रुपए आप जान सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम होगी। बट इसमें भी जो है बहुत सी समस्याएं आने लगी। आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो 1600 लेकर 1813 तक जो है काफ़ी टाइम से जो है जो अंग्रेजी साहित्य है, अंग्रेजी जो माध्यम था, उसका भी जो है काफ़ी विकास हो चुका था। तो यहाँ पर जो है दुविधा ये होती है कि जो 1 लाख रुपया एक साल में जो है यहाँ पर भारतीय शिक्षा के प्रसार में खर्च किया जाना है, तो ये किस शिक्षा में जो खर्च किया जाना है? जो अंग्रेजी शिक्षा है उस शिक्षा में खर्च किया जाना है, या फिर जो हिंदी भाषीय शिक्षा है उसमें खर्च किया जाना है, जिसमें डिफरेंट जो रीजनल जो शिक्षाएं थी वो भी सम्मिलित हैं। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए जो है एक लोक शिक्षा समिति भी बनी थी, जिसे हम जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक एजुकेशन बोलते थे। इसमें टोटल 10 सदस्य थे, जो कि खुद भी जो 2 गुटों में बंट गए थे। कि एक जो समर्थक थे प्राच्य शिक्षा के, मीन्स जो भारतीय शिक्षा थी, और दूसरे पाश्चात्य शिक्षा, मीन्स जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, जिसे हम आंग्ल शिक्षा के समर्थक बोल सकते हैं। एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले जो प्राच्य समर्थक दल थे, मीन्स जो प्राच्य शिक्षा का समर्थन करते थे, उन्होंने वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड मिंटो की शिक्षा नीति को जो है वो समर्थन किया। इसका नेतृत्व HD प्रिंसेप्स ने जो है वो किया था। इन्होंने जो प्राचीन एजुकेशन थी, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के जो परंपरागत साहित्य थे, उसके पुनरुत्थान को जो है यहाँ पर अधिक महत्व दिया था। नेक्स्ट जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, पाश्चात्य समर्थक दल थे, उसका नेतृत्व लॉर्ड मैकाले ने किया था। तो मोस्टली लॉर्ड मैकाले से पूछते हैं, लॉर्ड मुनरो भी इसमें इंक्लूडेड थे। इन्होंने जो शिक्षा का माध्यम है अंग्रेजी होने के पक्ष में जो अपना समर्थन दिया था। ये अंत में दोनों दल जो हैं अपना निर्णय के लिए लास्ट में गवर्नर जनरल के पक्ष में जाते हैं। मीन्स कि अपना जो विवाद है गवर्नर जनरल के पक्ष में रखते हैं। लॉर्ड मैकाले जो है अपना विवरण किस तरीके से रखते हैं, उन्होंने जो है एक अपना जो महत्वपूर्ण उनका मैकालेस मिंट था, मीन्स कार्यवृत्त था, उसमें उन्होंने लिखा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से जो है अधिक मूल्यवान है। तो उसमें के जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे, उन्होंने जो उसे 1835 में स्वीकार कर लिया था। मीन्स की जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका जो माध्यम है उसको जो है 1835 में जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो एक थ्योरी है, इसको भी आप याद रखें, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। इसमें कहा जाता है कि शिक्षा समाज के उस वर्ग को दी जाए, इस वर्ग के शिक्षित होने पर शिक्षा का जो प्रभाव है वो छन छन कर जन संसार तक जो है अपने आप ही पहुंच जाता है। मीन्स कि जो उच्च वर्ग के जो समाज में लोग होते हैं उनको जो यहाँ पर शिक्षा दी जाए, उनके थ्रू जो है उसका प्रभाव जन साधारण तक जो अपने आप ही पहुंच जाएगा। तो इस थ्योरी का जो डायरेक्ट नाम आप याद रख सकते हैं। 1835 के बाद कुछ मेडिकल कॉलेज, कुछ कॉलेज बने थे, उनको भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाते हैं। सबसे पहले 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1840 में जो भारतीय समितियाँ बनी थी उनको भंग करके शिक्षा बोर्ड बनाए गए थे। और 1851 में पूना कॉलेज ऑफ संस्कृत और पूना आंग्ला कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1854 में ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई की स्थापना हुई थी। तो ये सीरियल वाइज ही आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा। ये सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं।
इनको ध्यान से नोट करना। ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा 1819 में सबसे पहले तरुण स्त्री सभा कलकत्ता में जो उसकी स्थापना की गई थी। तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई थी? 1819 में हुई थी और ये जो है ईसाई धर्म प्रचारक थे। नेक्स्ट है जोनाथन बैथून। जोनाथन बैथून ने 7 मई 1849 को प्रथम महिला विद्यालय बनवाया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी कांगुली जो थी वो कोलकाता विश्वविद्यालय से थी। और कब इन्होंने जो स्नातक है ग्रेजुएशन करी थी वो 1890 में करी थी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली महिला स्नातक कौन है? तो कादम्बनी गांगुली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी और ये जो है DK कर्बे ने की थी। इनका पूरा नाम दोंदो केशव कर्बे था। इन्हें जो है आगे चलकर 1958 में भारत रत्न भी जो है वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने 1896 में विधवा गृह जो है पुणे में भी बनवाया था। तो ये सारे काम DK कर्बे द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारे जो समितियाँ, आयोग और डिस्पैच हैं उनको भी हम कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले है चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, रैले आयोग। इनके अलग अलग नाम भी हैं, सैंडर आयोग, हरटोंग समिति और सार्जेंट आयोग। एक एक करके इनको कवर करेंगे। जो भी हमारे एजुकेशनल एग्जाम्स होते हैं उन सभी में जो है इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके साथ साथ जो अदर एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी जो है डायरेक्ट ये समितियाँ, आयोग जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो सभी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जिसे हम वुड डिस्पैच भी बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 1854 में जो है ये वुड का डिस्पैच आया था। उसमें के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड डेलहौजी थे। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ये टर्म इंग्लैंड की टर्म है, तो आप जो है उसको डिटेल में जान सकते हैं। वुड का जो ये घोषणा पत्र है इसे मुख्यतः हम बोलते हैं कि जो विश्वविद्यालय स्तर की एजुकेशन है उसके ऊपर इसमें मेन फोकस किया गया था। उसमें जो सुझाव दिए गए थे वुड के घोषणा पत्र में, जिसमें 5 प्रांत जो हमारे थे जैसे बंगाल, मुंबई, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उसमें के ये नाम हैं, उनमें जो है केंद्रीय शिक्षा के ऊपर जो है यहाँ पर मेन ध्यान दिया गया था। मीन्स कि जो लोक शिक्षा विभाग थे वह वहाँ पर स्थापित किए गए थे। सन 1855 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ये जो कॉलेज इनकी स्थापना की गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ परीक्षाएं करवाना होता था। वुड डिस्पैच के क्या प्रपोजल थे, सुझाव थे, उनको भी आप जान सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि उच्च शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी हो, मीन्स कि उच्च शिक्षा के ऊपर जो है यहाँ पर मेन फोकस किया गया था। और जो माध्यमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, वहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज है उनको जो है वहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वालों को सरकारी नौकरी देने में जो है यहाँ पर भी बल दिया गया था। मीन्स कि एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में अधिकतर हो, उसके ऊपर जो है यहाँ पर मेन फोकस था। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय खोले जाएं जिनका कार्य केवल परीक्षा लेना हो। ये बात भी हमने पहले आपको कही। हर प्रांत में शिक्षा विभाग की जो स्थापना की जाए। तो ये सारी बातें आपको हमने बता दी हैं। तो मेन बात आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो वुड डिस्पैच है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 1854, और इसमें जो है किसके ऊपर जो मेन फोकस किया गया था। तो जो हायर एजुकेशन थी उसके ऊपर जो है यहाँ पर मेन ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसे हम हंटर आयोग भी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है और कब जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 1882 को जो है ये हंटर आयोग बना था। हंटर आयोग नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में ही सरकार ने सन 1854 की जो शिक्षा नीति थी, मीन्स जो वुड डिस्पैच की जो घोषणाएं थी उनकी प्रगति के लिए 1882 ईस्वी में एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया। इसमें टोटल 20 सदस्य थे और जिसमें 8 भारतीय थे। तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो हंटर आयोग था उसमें कितने भारतीय सदस्य थे, तो 8 भारतीय सदस्य थे। इस आयोग का मुख्य कार्य विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा करना नहीं था। मीन्स इसमें जो प्राथमिक शिक्षा है और जो माध्यमिक शिक्षा है उसी को ही जो है यहाँ पर मेन फोकस किया था। तो दोनों को फोकस किया था इसमें, एलिमेंट्री में, प्राथमिक और माध्यमिक। इसमें जो प्राथमिक शिक्षा है उसके सुधार विकास के लिए जो है जो रीजनल लैंग्वेज हैं, मातृभाषाएं हैं, उनको जो है मेन ध्यान जो है मेन फोकस जो है वो किया गया था। साथ में जो माध्यमिक शिक्षा है उसको व्यवहारिक जो हमारी स्किल वाइज एजुकेशन होती है
उसमें जो है यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हंटर आयोग कब बना, इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 1857 के बाद जो विश्वविद्यालय बने हैं वो हैं 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ये अभी 5 विश्वविद्यालय हो गए। पहले 3 विश्वविद्यालय बने थे, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, और अभी 2 और, पंजाब और इलाहाबाद। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा कमीशन है, आयोग है, वो है विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी कमीशन। जो इस विश्वविद्यालय की जो कमीशन था, इसकी जो सिफारिशें थी उसी के अराउंड जो है वो आगे चलकर विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट बना था, जो कि 1954 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसको स्टेप वाइज देखें। लॉर्ड कर्जन ने जो है 1899 ईस्वी में मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसकी आलोचना की थी, उसको क्रिटिसाइज किया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1901 में उच्च एजुकेशन और विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए जो है वो एक सम्मेलन जो है वो बुलाया था, जो कि शिमला में था, इसलिए इसे शिमला प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। बहुत से जो प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए गए थे, लगभग 150 के अराउंड जो है सभी जो प्रस्ताव थे शिक्षा से संबंधित थे। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है जो 1835 में इम्प्लीमेंट हुई थी, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को जो है उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था। तो ये जो सर थॉमस रेले थे, इसे रेले आयोग भी बोला जाता है। जो विश्वविद्यालय आयोग है हमारा 1902, इसे रेले आयोग भी बोलते हैं। तो इनकी अध्यक्षता में जो है ये आयोग 1902 में बना था। इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। आगे चलकर इन्हीं की स्तुतियों के आधार पर, जैसे मैंने पहले कहा कि 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 2004 जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं 1970 में सैंडलर आयोग। 1970 से पहले जो है 1913 में शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव भी पारित हुआ था। हम बोलते हैं कि प्रत्येक प्रांत में जो है एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, ये प्रस्ताव जो है 1913 में हुआ था। उसके बाद सैंडलर आयोग 1917 में आया था। तो जो सैंडलर आयोग है ये डॉक्टर एनी सैंडलर के नाम से पड़ा है, जिन्होंने जो इसकी अध्यक्षता की है। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, जिनका नाम आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे। तो ये दोनों नाम पूछे जा सकते हैं, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। इस आयोग में किस पर मेन फोकस किया गया, तो जो आपकी मिडिल एजुकेशन होती है, माध्यमिक शिक्षा होती है, उसके ऊपर जो है यहाँ पर मेन फोकस किया गया। इसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता एवं उसमें सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा का स्तर में जो सुधार करना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो मिडिल एजुकेशन है उसके ऊपर मेन फोकस किया गया। तो ये जो पॉइंट हैं ये सारे ही पूछे जाते हैं। इसमें जो मुख्य प्रपोजल थे कि जो विद्यालय शिक्षा है 12 वर्ष की हो और विद्यार्थियों को हाई स्कूल के बाद जो है वो माध्यमिक शिक्षा जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। उसके बाद जो है उनको विश्वविद्यालय में प्रवेश मिले, और जो इंटरमीडिएट है उसके बाद जो है जो हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो 3 साल की इसमें हो। नेक्स्ट है हरटोंग कमेटी। ये जो हरटोंग कमेटी है इसकी अध्यक्षता सर फिलिप हरटोंग ने की थी, मीन्स इनका पूरा नाम है। इसमें जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, उसमें जो है जो मेन फोकस किया था कि जो हरटोंग समिति है उसमें किस बात के ऊपर मेन फोकस किया गया, तो जो प्राथमिक शिक्षा है उसके राष्ट्रीय महत्व पर जो है यहाँ पर अधिक बल दिया गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम सैंडलर आयोग की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा के ऊपर फोकस किया गया था, वुड डिस्पैच की बात करें तो हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया था। तो वैसे ही जो हरटोंग समिति है, जो आपकी हरटोंग कमेटी है, उसमें जो प्राथमिक शिक्षा है उसके राष्ट्रीय महत्व पर जो है वो अधिक बल दिया गया, क्योंकि जो आपका माध्यमिक शिक्षा है उसमें बहुत से जो स्टूडेंट्स थे वो अनुत्तीर्ण हो रहे थे, जो पास नहीं हो रहे थे। तो उसमें उन्होंने जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर जो यहाँ पर मेन फोकस किया था, ताकि जो गुणवत्ता उसमें सुधार हो सके। नेक्स्ट है बड़ौदा प्लान फॉर बेसिक एजुकेशन, बड़ौदा बुनियादी शिक्षा योजना। ये 1937 में इम्प्लीमेंट हुई थी। इसमें महात्मा गांधी जी का जो है मेन रोल रहा है। 1937 में महात्मा गांधी जी ने एक पत्र, जो उनका फेमस पत्र है, जो उनकी न्यूज़पेपर था द हरिजन, के माध्यम से जो है एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे बड़ौदा योजना ही कहा गया। थोड़ा सा मौसम ख़राब है, उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड कर रहा हो। नेक्स्ट, इसमें जो हम प्रपोजल देखें कि इसमें जो 7 से
7 साल से लेकर 14 साल तक के बीच जो बच्चे थे उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात यहाँ पर की है। आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया था तो ये ढंग से जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। नेक्स्ट जो हमारी योजना है वो है सार्जेंट योजना। ये 1944 में जो है इम्प्लीमेंट हुई थी। डेट क्वेश्चन पूछा जाता है। सर जॉन सार्जेंट इसके मुख्य अध्यक्ष थे। सर जॉन सार्जेंट जो है उसमें भारतीय शिक्षा के मुख्य सलाहकार भी थे। देश में शिक्षा के विकास के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना उसमें की गई थी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1944। तो उसमें भी कुछ सुझाव दिए गए थे कि प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च विद्यालय देश भर में स्थापित किए जाएं। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो व्यापक स्तर पर दी जाए। मीन्स कि 6 से 11 साल के बीच में जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। और जो 11 से 17 साल के बीच में हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है उनके लिए जो है 6 वर्ष की शिक्षा का व्यवस्था यहाँ पर की जाए। तो 11 से 17 साल वालों के लिए भी यहाँ पर जो एक व्यवस्था की बात की गई है। तो ये सारी सिफारिशें जो है सार्जेंट जो योजना है उनकी हैं। हमने आपको इस वीडियो में जो भी स्वतंत्रता से पहले की महत्वपूर्ण जो आयोग थे, एजुकेशनल आयोग थे, कमेटियाँ थी, समितियाँ थी, उन सभी के बारे में बताया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो एजुकेशनल रिफॉर्म है जो स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इम्प्लीमेंट हुए हैं उनको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में जो अभी हमने कंप्लीट किए हैं इनमें भी जो इम्पोर्टेंट हैं उनको जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनकी अलग वीडियो भी आएंगी। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हमारी कोर्सेज हैं उनके जो आपको अपडेट दिख रही है उनके ऊपर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।